क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बड़ा अधिकारी आम आदमी बनकर सफर करे तो उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि सिस्टम में व्याप्त कुछ कड़वी सच्चाइयों का आईना भी है। तो दोस्तों, इस कहानी में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हर मोड़ पर एक नया राज खुलने वाला है। यह कहानी है अभय प्रताप सिंह की, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। अभय प्रताप अपने माता पिता के इकलौते बेटे, जिन्होंने बचपन से ही संघर्षों का सामना किया। सोचिए, एक लड़का का जो अपने पिता के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचकर बमुश्किल 200 से 400 रुपए कमाता था, उसी से अपनी पढ़ाई का खर्च और परिवार का पेट भरता था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितनी मुश्किल रही होगी उनकी जिंदगी? दोस्तों, अभय प्रताप सिंह ने अपनी जिंदगी से हार मान ली थी। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, गालियां देते थे, अपमान करते थे और वो कुछ नहीं कर पाते थे। इसी अपमान और निराशा ने उन्हें अपनी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी। क्या आपको लगता है कि कोई इंसान सिर्फ अपमान से इतना बदल सकता है? अभय प्रताप सिंह ने अपना गांव और परिवार छोड़ दिया, दिल्ली आ गए और यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। अगले 4-5 साल तक दिन रात एक कर दिया। क्या आप में भी इतनी लगन है कि आप अपने सपनों के लिए सब कुछ छोड़ दें? और फिर उनकी मेहनत रंग लाई, वो एक कलेक्टर बन गए। जब उनके माता पिता को पता चला कि उनका बेटा अब डीएम बन गया है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके माता पिता ने उनके लिए न जाने कितनी मन्नतें मांगी थीं, अपनी पूरी कमाई बेटे की पढ़ाई पर खर्च कर दी थी। अभय ने सोचा कि ट्रेनिंग पर जाने से पहले वो घर जाकर माता पिता से मिलें और पूजा पाठ करवाएं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा। मध्य भाग, आम आदमी बनाम भ्रष्ट व्यवस्था। कलेक्टर साहब यानी अभय प्रताप सिंह अपने माता पिता से मिलने दिल्ली से अपने गांव लौटे। गांव में खुशी का माहौल था, हर चेहरे पर गर्व था। 3-4 दिन अपने माता पिता की सेवा करने और उनके साथ समय बिताने के बाद एक दिन पिताजी बोले, बेटा बाजार से मेरी दवाई लेते आना, खत्म हो गई है। अभय प्रताप ने कहा, ठीक है पिताजी, शाम को बाजार जाऊंगा और दवाई लेते आऊंगा। यह कहकर वो घर से निकल पड़े। दोस्तों, उस समय उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, नई नई ज्वाइनिंग हुई थी। वो पैदल ही निकल पड़े। तभी रास्ते में उनके एक पुराने दोस्त का फोन आया। दोस्त ने उनसे मिलने की इच्छा जताई और कहा कि उसकी मम्मी भी अभय से मिलना चाहती हैं। अभय सहमत हो गए और दोस्त के घर जाने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, क्या उन्हें जरा भी अंदाजा था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली थी? कलेक्टर साहब ने अपने दोस्त से कहा, गाड़ी नहीं है, ऑटो से आ रहा हूं, थोड़ा इंतजार करो। फिर वो गांव से थोड़ा आगे बढ़े और उन्हें एक ऑटो रिक्शा मिल गया। वो ऑटो में बैठ गए और शहर की तरफ चल दिए। दोस्तों, उस समय कलेक्टर साहब पूरी तरह सिविल ड्रेस में थे, शर्ट, पैंट और साधारण चप्पल। वो तो बस पिताजी की दवाई लेने निकले थे। तभी रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। ऑटो रिक्शा वाले ने अचानक ऑटो रोक दिया और कलेक्टर साहब से कहा, भैया थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, आगे चेक पोस्ट है, वहां चेकिंग हो रही है। अगर मैं अभी जाऊंगा तो ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू में पैसा मांगेंगे। कलेक्टर साहब हैरान होकर पूछते हैं, अरे ऐसा क्यों, तुम्हारे पास कागज तो सब सही है ना? ऑटो वाला जवाब देता है, हाँ भैया, मेरे पास कागज पूरे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी ये लोग बिना वजह चालान काट देते हैं, कोई ना कोई कमी निकाल लेते हैं और जबरन पैसे ले लेते हैं। कलेक्टर साहब नाराज होते हैं और कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूं कि वो लोग कैसे तुम्हें रोकते हैं और तुमसे पैसे मांगते हैं। लेकिन ऑटो वाला डरते हुए कहता है, नहीं भैया, ऐसा मत करो, मैं कई बार पकड़ा गया हूं, ये लोग मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, उल्टा मुझे डरा धमकाकर पैसे वसूल लेते हैं। कलेक्टर साहब ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ होगा तो मैं संभाल लूंगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कलेक्टर साहब को यह अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है? ऑटो वाला फिर भी हिचकिचाता है, भैया ये लोग हर बार कुछ न कुछ नुक्स निकाल ही लेते हैं, चाहे मेरे कागज सही हों फिर भी पकड़कर पैसा वसूल करते हैं।
कलेक्टर साहब उसे समझाने की कोशिश करते हैं। अरे यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? अगर तुम्हारे पास सब कागज सही हैं तो तुम्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऑटो वाला गुस्से में आ जाता है और कहता है, देखिए भैया, अगर आपको इतनी जल्दी है तो आप उतर जाइए, कोई दूसरी गाड़ी पकड़कर चले जाइए, लेकिन मैं अभी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहां जाएंगे तो ये लोग मुझे जरूर फंसा लेंगे, और अगर फंसा लेंगे तो पैसा देना ही पड़ेगा, और सच कहूं अभी मेरे पास पैसा भी नहीं है। ऑटो वाले की बात सुनकर कलेक्टर साहब सोच में पड़ गए। वो समझ गए कि ऑटो वाला अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा है और उसका डर वास्तविक है। फिर कलेक्टर साहब शांत होकर उसे अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं, देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे पास अगर सारे कागज सही हैं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, लाइसेंस, तो तुम क्यों डरते हो? ये तुम्हारा अधिकार है कि तुम पुलिस से पूछो कि वे तुमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। क्या आप सहमत हैं जी कलेक्टर साहब की बात से कि हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही सामने कोई अधिकारी हो? ऑटो वाला थोड़ा शांत होता है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर और संकोच साफ झलकता है। दोस्तों, कलेक्टर साहब ने भले उसे समझा लिया हो, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। चेक पोस्ट पर उनका सामना ऐसी स्थिति से होगा जो सब कुछ बदल कर रख देगी। तब ऑटो रिक्शा वाला थोड़ा झिझकते हुए कहता है, साहब देखिए, कल मैं गाड़ी की सफाई कर रहा था, उसी दौरान गाड़ी के सारे कागज बाहर निकाले थे, लेकिन गलती से वो कागज घर पर ही छूट गए। अब अगर मैं वहां जाऊंगा तो वो लोग मुझसे कागज मांगेंगे, और जब मैं कहूंगा कि कागज घर पर हैं तो वो चालान काटने के लिए कोई न कोई बहाना बना ही लेंगे, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता हूं। यह सुनकर कलेक्टर साहब थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, अच्छा एक बात बता बनाएं, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पर है और कागज भी तुम्हारे घर पर ही हैं, ये सच सच बताना। ऑटो रिक्शा वाला कहता है, हाँ भैया, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, गाड़ी मेरे नाम पर है, अभी 1 साल हुआ मुझे ये गाड़ी लिए हुए और इसकी किस्त भी भर रहा हूँ, सब कुछ ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग परेशान करते हैं और पैसा ले लेते हैं। तब कलेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, मैं गाड़ी में पीछे बैठा हूँ, चलो, जितना भी पैसा ये लोग तुमसे मांगेंगे वो सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगा और इनको मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे लेकर चलो, मुझे देखना है कि ये लोग तुमसे कितना पैसा मांग सकते हैं। अब ऑटो रिक्शा वाला भी मजबूर होकर कहता है, ठीक है, चलता हूं, लेकिन जो भी पैसा ये लोग मांगेंगे वो सारा पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको ही देना पड़ेगा। कलेक्टर साहब कहते हैं, ठीक है, मैं दे दूंगा, चलो। चरमोत्कर्ष, जब आम आदमी के धैर्य का बांध टूटा। इस तरह से जब वे आगे बढ़ते हैं और जैसे ही बैरियर के पास पहुंचते हैं तो दोस्तों, 3-4 कांस्टेबल वहां पर खड़े थे और उन्होंने ऑटो रिक्शा वाले को रोक लिया और साइड में गाड़ी लगाने के लिए कहा। ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी को साइड में लगा देता है। तभी वहां एक कांस्टेबल आता है और कहता है, गाड़ी का कागज दिखाओ। तब ऑटो रिक्शा वाला जवाब देता है, सर देखिए, हमारे पास गाड़ी के सारे कागज ठीक हैं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है, घर पर मैंने गाड़ी का कागज छोड़ दिया है। रोज रोज लेकर आता हूं, लेकिन आज गलती से कागज भूल गया हूं, आज नहीं लाया हूं, लेकिन कभी और आऊंगा तो आपको दिखा दूंगा। तब दोस्तों, पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है, तुम्हारी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है और तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस भी फेल है, तुम्हें चालान तो देना ही पड़ेगा। अब ऑटो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहता है, साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई है, कागज मैं लेकर आऊंगा, आपको दिखा दूंगा, मेरे कागज ठीक हैं, कोई कमी नहीं है। तब पुलिस वाला कहता है, नहीं देखो, मैं तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा और तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारा ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। और दोस्तों, वो कितने पैसे मांग रहा था?
अब ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है, साहब अभी तो मैं घर से निकला हूं कमाने के लिए, अभी मेरी बस 50 रुपए कमाई हुई है, तो मैं आपको 1000 रुपये कैसे दूं, और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको पैसा क्यों दूं। पुलिस वाला उस ऑटो रिक्शा वाले को धमकी देने लगता है और गाली गलौज करने लगता है। पुलिस वाला कहता है, एक तो तुम गलती कर रहे हो, कागज नहीं दिखा रहे हो और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, कलेक्टर साहब चुपचाप ऑटो की पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। जब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले को 2-3 थप्पड़ मार देता है और गाली देने लगता है, तब कलेक्टर साहब उस पुलिस वाले से पूछते हैं, भाई एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर किसने लगाई है और तुम्हें ये चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? क्योंकि चालान काटने का अधिकार तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होता है, तुम्हें कौन बोला है यहाँ पर चालान काटने के लिए? अब दोस्तों, पुलिस वाला पहले से ही ऑटो रिक्शा वाले पर गुस्से में था और उसका दिमाग खराब था। उसे लगता था कि ये कोई साधारण गांव का आदमी है जो शहर में जा रहा है और शायद किसी काम से आ रहा है। यही सोचकर पुलिस वाला कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़ता है और पीछे वाली सीट से उन्हें खींचकर बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद वह उन्हें धमकी देता है और कहता है, तुमसे क्या मतलब है? तुमको जो काम करना है, जहां जाना है जाओ, अपना काम करो, मैं इससे बात कर रहा हूं, बीच में बोलने की तुम्हें क्या जरूरत है? तब कलेक्टर साहब कहते हैं, अगर तुम्हें वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वह करोगे। जिसको मारने का मन करेगा उसे मार दोगे और जिससे पैसा वसूलने का मन करेगा उससे वसूल लोगे, यही वर्दी का मतलब है। यह सब सुनकर पुलिस वाले को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कलेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लेता है। वह कहता है, चलो यहां पर तुमको नहीं समझाऊंगा तो तुम्हें थाने पर लेकर समझाता हूं। क्या आपको लगता है कि पुलिस वाला सही कर रहा था? क्या किसी को बिना वजह गिरफ्तार करने का अधिकार पुलिस को है? अब कलेक्टर साहब भी चुप रहते हुए कहते हैं, ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ थाने पर चलता हूं और देखता हूं कि वहां तुम मुझे क्या समझाओगे। मैं भी यही चाहता हूं। इसके बाद पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले चालक और कलेक्टर साहब दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। अंतिम मोड़, जब खुली सच्चाई और आया भूचाल। वे दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन दोस्तों यहां होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही कलेक्टर साहब पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं, एक सिपाही उन्हें पहचान लेता है। वो तुरंत उनके पास जाकर उन्हें सैल्यूट करने लगता है और सिपाही कलेक्टर साहब से कहता है, साहब, अरे आप यहां पर कैसे आ गए हैं और यह इनके साथ आप क्या कर रहे हैं? ये कैसे गिरफ्तार हो गए? क्या मतलब हुआ है? कुछ बताइए। क्या आप सोच सकते हैं उस पुलिस वाले का चेहरा कैसा हो गया होगा जिसने अभी अभी कलेक्टर साहब को थप्पड़ मारा था और गिरफ्तार किया था? कलेक्टर साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। सिपाही फिर थोड़ी देर चुप रहता है और कलेक्टर साहब की स्थिति को देखकर वो और कुछ नहीं पूछता, लेकिन उसका चेहरा साफ बताता है कि उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो गया। अभी थोड़ी देर में सारी गलतफहमी दूर हो गई। दोस्तों, वो कांस्टेबल सैल्यूट करके साइड में हो जाता है और जब पुलिस वाला ये देखता है कि थाने का ही कांस्टेबल कलेक्टर साहब को सैल्यूट कर रहा है, उन्हें साहब कह रहा है और पूछ रहा है, साहब आपको गिरफ्तार क्यों किया गया है? स्विंगल तो दोस्तों उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस समय उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार कार उसके सामने क्या हो रहा है। ऑटो रिक्शा वाला भी उस समय पूरी स्थिति को समझ नहीं पाता कि वहां पर क्या चल रहा है। तब कलेक्टर साहब थाने में मौजूद सभी सिपाहियों को एक जगह बुलाते हैं और समझाते हैं, आप लोग अगर अपने शहर में इस तरीके से काम करेंगे तो बताइए यहां की जनता पुलिस से क्या उम्मीद रखेगी? कलेक्टर साहब गुस्से में कहते हैं, शायद आप लोग जैसे पुलिस वालों के कारण ही पूरी पुलिस टीम बदनाम होती है। इस ऑटो रिक्शा वाले की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इससे 1000 रुपए मांग रहे थे। अगर ये पूरा दिन मेहनत करेगा तो भी उसे 500 रुपए मिलेंगे या नहीं, ये तो उसे भी नहीं पता है। लेकिन आप बिना कुछ किए बस चुटकी में उससे 1000 रुपए निकाल लेंगे और अपनी पॉकेट में रख लेंगे। क्या आपको ड्यूटी के दौरान यही सिखाया गया है? फिर कलेक्टर साहब उस सिपाही से कहते हैं, अगर मैं इस ऑटो रिक्शा वाले के साथ नहीं बैठा होता, अगर मैं इस पोस्ट पर नौकरी नहीं करता, तो मुझे ये सारी बातें नहीं पता होती। आप लोग मुझे इसके साथ साथ फंसाकर मुझे भी जेल में डाल देते, तब मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और मैं भी नहीं जानता कि आप लोग कितने लोगों के साथ ये सब हरकतें करते होंगे।
अब दोस्तों, वहां पर बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा हो जाता है और बहुत सारी इंक्वायरी वहां पर बैठ जाती है। कई तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल वहां पर 1-2 दिन तक सभी स्टाफ के लोग परेशान रहते हैं और सबके बीच में दहशत का माहौल बन जाता है। निष्कर्ष, न्याय और एक सीख। धीरे धीरे कार्रवाई आगे बढ़ती है और अंत में निष्कर्ष यह निकलता है कि जो पुलिस वाला कलेक्टर साहब के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। उसके कुकर्मों की सजा उसे मिल जाती है। अब दोस्तों, वो पुलिस वाला अपने घर पर बैठकर अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से उपहास लेता है और सोचता है कि उसे अब अपनी जिंदगी में पैसा कमाने और अपनी जिंदगी को सही तरीके से गुजारने की आवश्यकता है। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तभी वो अपनी गलतियों से सीख पाएंगे और एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? क्या आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देंगे? दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, भावनाओं को आहत करना या किसी के दिल को दुखाना नहीं था, बल्कि मेरा उद्देश्य आपको जागरूक, सचेत और अलर्ट करना था। इस पूरे वीडियो को देखकर आपका मन सोचने पर मजबूर हो गया होगा। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जहां भी रहिए, सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।